नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आज के प्रमुख कृषि समाचारों में हैं, भारत सरकार ने बनाई सूखे के प्रति आपात योजना, भारत सरकार की किसानों के लिए योजनाएं, अन्नदाता सुखी भव। किसानों को मिली मेंथा के नए किस्मों की जानकारी, प्रदेश के आपदाग्रस्त किसानों को मिलेगा अतिरिक्त मुआवजा, मुख्यमंत्री जल बचाओ योजना, बाढ़ग्रस्त 8 जिलों को मिले 22 करोड़, बिना बीज का जामुन विकसित होंगे टूरिस्ट विलेज। और किसान भाइयों, कृषि समाचार विस्तार से। मानसून के आने में विलंब और संभावित सूखे की आशंका से भारत सरकार की आपात योजना तैयार है। कम वर्षा की आशंका को देखते हुए देश के 580 जिलों के लिए आपात योजना बना ली गई है। बीज निगमों के पास ज्वार, बाजरा, रागी आदि के बीज पर्याप्त रूप से भंडारित हैं। शीघ्र ही इनका समर्थन मूल्य घोषित कर दिया जाएगा। अगले 3 वर्षों में 5.68 करोड़ रुपयों की लागत से किसानों के खेत की मिट्टी की जांच कराई जाएगी। दलों की कमी पर चिंता जताते हुए कृषि मंत्री भारत सरकार श्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि वर्ष 2014-15 में 173 लाख टन दलहन का उत्पादन हुआ है, जो कि पिछले वर्ष 2013-14 की तुलना में 20 लाख टन कम उत्पादन हुआ है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों को पत्र लिखकर उनकी जरूरतों की जानकारी मांगी गई है। दालों के आयात की तैयारी कर ली गई है। इसके लिए नेफेड को धनराशि भी उपलब्ध करा दी गई है। सूखे से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कमर कस ली है। राजस्व विभाग ने सभी जिलों को तत्काल सूखा प्रबंधन योजना तैयार करने को कहा है। भारत सरकार ने किसानों के सशक्तिकरण, समृद्धि एवं राहत के लिए तमाम योजनाओं की घोषणा की है, जिससे उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से हर खेत को नहरों, स्प्रिंकलर सिंचाई तथा दूसरे सिंचाई साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के माध्यम से गांवों में विद्युतीकरण को बढ़ावा और 1 लाख से अधिक सोलर पंपों को मंजूरी दे दी गई है। मृदा परीक्षण के प्रति किसानों को जागरूक किया जाएगा। नई यूरिया नीति के तहत नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा और पूर्वी भारत में बंद पड़े उर्वरक संयंत्रों को फिर से चालू किया जाएगा। कृषि ऋण लक्ष्य बढ़कर 8.5 करोड़ किया गया। मोबाइल ई गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों को समर्पित 24 घंटे चलने वाला किसान चैनल खोला गया। किसानों की समृद्धि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों के साथ एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार विकसित किए जाएंगे। उपज मूल्यों में अधिक गिरावट की स्थिति में समर्थन देने के लिए मूल्य स्थिरता कोष बनेगा। स्वदेशी पशु नस्लों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए गोकुल मिशन की शुरुआत की गई। किसान हितों की सुरक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन से बात की जाएगी। किसानों की राहत के लिए फसल नुकसान मुआवजे में 1.5 गुना वृद्धि की गई है। योग्यता मानक नुकसान को 50% से घटाकर 33% किया गया। किसानों को डीजल में सब्सिडी के साथ बीज सब्सिडी में 50% की वृद्धि की गई है। CSIR और CMAP के सहयोग से पिछले दिनों घोड़सारा गांव में मेंथा के मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में वैज्ञानिकों ने किसानों को मेंथा की नई किस्मों की जानकारी दी। इसके अलावा मेंथा के नए आसवन तरीके और बाजार की मौजूदा स्थिति के बारे में बताया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दैवीय आपदा से फसल को हुए नुकसान के लिए किसानों को अतिरिक्त आर्थिक मुआवजा देने की मंजूरी दे दी है। किसान भाइयों, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शासन की कैबिनेट बैठक में ये निर्णय लिया गया। कैबिनेट में फैसला लिया गया कि किसानों को 2 हेक्टेयर तक फसल का नुकसान होने पर 36,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। इसमें 27,000 रुपये केंद्र सरकार का हिस्सा होगा और 9,000 उत्तर प्रदेश सरकार का हिस्सा होगा। छोटी जोत के किसानों को दिया जाने वाला न्यूनतम मुआवजा 750 रुपये से बढ़ाकर 1,000 तक कर दिया गया है। इसी प्रकार मृतक के परिजनों को दिया जाने वाला मुआवजा 1.5 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जल बचाओ योजना के अंतर्गत प्रदेश में 34,416 तालाबों का चिन्हांकन कर लिया गया है। ऐसे चिन्हांकित तालाब मनरेगा योजना के अंतर्गत खोदे जाएंगे। किसान भाइयों, इससे स्थानीय स्तर पर, ग्रामीण स्तर पर रोजगार तो सृजित होगा ही, वर्षा ऋतु में भी इनमें पानी एकत्रित होगा। संभावित बाढ़ को देखते हुए सिंचाई विभागों द्वारा बांधों की मरम्मत के लिए बाढ़ प्रभावित जिलों में 140 करोड़ रुपए निर्गत किए जा चुके हैं, जबकि शीघ्र ही 160 करोड़ रुपए और अवमुक्त किए जाएंगे। यह सूचना देते हुए मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिलाधिकारी स्वयं बांधों के निर्माण की क्वालिटी का स्थलीय निरीक्षण करें ताकि बाढ़ के दौरान बांध टूटने ना पाए।
उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2014 में आई बाढ़ से प्रभावित 8 जिलों को 22,85,96,748 करोड़ रुपयों की सहायता धनराशि जारी की है। प्रदेश के राहत आयुक्त द्वारा जारी आदेश के मुताबिक बाढ़ के कारण कृषि फसलों को हुई क्षति को देखते हुए कृषि निवेश अनुदान बांटने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनराशि का आवंटन किया गया। यह धनराशि उन्हीं किसानों को दी जाएगी जिनकी फसल 50% से अधिक बर्बाद हुई थी। किसान भाइयों, अब तक जो जामुन आपने देखे या खाए होंगे उनमें गूदे से ज़्यादा बीज का हिस्सा होता है, लेकिन अब एक ऐसा जामुन तैयार कर लिया गया है जिसमें बीज नहीं होता। बिना बीज के इस जामुन को तैयार किया है लखनऊ के रहमान खेड़ा स्थित राष्ट्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ने नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज ने। इस बिना बीज के जामुन का नंबर दिया गया है J42। संस्थान के वैज्ञानिकों ने लगभग 10 साल की रिसर्च के बाद इसे तैयार किया है। नेशनल नेटवर्क प्रोजेक्ट ऑन अंडर प्लेस्ड फ्रूट्स के तहत यह प्रोजेक्ट संस्थान को दिया गया था। इसके लिए देश के अलग अलग प्रांतों की जामुन के 40 किस्मों पर अध्ययन किया गया। बिना बीज के इस जामुन के लिए कुछ सर्वश्रेष्ठ प्रजातियां चुनी गईं। प्रयोग के तमाम चरणों के बाद इस बिना बीज के जामुन की संकर प्रजाति तैयार की गई। किसान भाइयों, कृषि समाचारों और खेतीबाड़ी की समसामयिक जानकारियों के बाद अब आइए जानकारी लेते हैं कुछ प्रमुख मंडियों के ताज़ा औसत भावों की। गेहूं बिजनौर मंडी में रुपए 1455, बरेली मंडी में रुपए 1460, लखीमपुर मंडी में रुपए 1460 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 1450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से रहा। चावल बिजनौर मंडी में रुपए 2110, बरेली में रुपए 2075, लखीमपुर मंडी में रुपए 2150 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 2040 प्रति क्विंटल के भाव बिका। चना बिजनौर मंडी में रुपए 4760 और बरेली मंडी में रुपए 4700, लखीमपुर मंडी में रुपए 4365 और सुल्तानपुर में रुपए 4725 प्रति क्विंटल के भाव बिका। मक्का बरेली मंडी में रुपए 1475, लखीमपुर मंडी में रुपए 1440 प्रति क्विंटल के भाव रहा। सरसों बिजनौर मंडी में रुपए 3650, बरेली मंडी में रुपए 3500, लखीमपुर मंडी में रुपए 3370 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 3450 प्रति क्विंटल के भाव रहा। गुड़ बिजनौर मंडी में रुपए 2470, लखीमपुर मंडी में रुपए 3090 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 3200 प्रति क्विंटल के भाव बिका। बैंगन बिजनौर मंडी में रुपए 910, बरेली मंडी में रुपए 800, लखीमपुर मंडी में रुपए 1030 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 825 प्रति क्विंटल के भाव बिका। लौकी बिजनौर मंडी में रुपए 510, बरेली मंडी में रुपए 650, लखीमपुर मंडी में रुपए 360 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 415 प्रति क्विंटल के भाव बिका। कद्दू बिजनौर मंडी में रुपए 500, बरेली मंडी में रुपए 680, लखीमपुर मंडी में रुपए 405 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 275 प्रति क्विंटल के भाव रहा। हरी मिर्च बिजनौर मंडी में रुपए 1700, बरेली मंडी में रुपए 2000 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 1600 प्रति क्विंटल के भाव बिका। अदरक बरेली मंडी में रुपए 3300 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 4425 प्रति क्विंटल के भाव बिका। आलू बिजनौर मंडी में रुपए 600, लखीमपुर मंडी में रुपए 630 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 725 प्रति क्विंटल के भाव रहा। प्याज बिजनौर मंडी में रुपए 1435, बरेली मंडी में रुपए 1600, लखीमपुर मंडी में रुपए 1460 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 1450 प्रति क्विंटल के भाव बिका। टमाटर बिजनौर मंडी में रुपए 990, बरेली मंडी में रुपए 1200, लखीमपुर मंडी में रुपए 1480 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 1400 प्रति क्विंटल के भाव बिका। सेब बिजनौर मंडी में रुपए 5270 और बरेली मंडी में रुपए 5000, लखनऊ मंडी में रुपए 7850 और सुल्तानपुर मंडी में रुपए 8100 प्रति क्विंटल के भाव बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और औसत मंडी भाव। अगले अंक में हम फिर लेकर आएंगे आपके लिए कृषि जगत से जुड़ी नई नई जानकारियां। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा, आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में, बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, कहते हैं कि धान, पान, उखेरा ये तीनों पानी के चेरा। धान, पान और ईख, इन तीनों को अपेक्षाकृत अन्य फसलों के अधिक पानी की आवश्यकता होती है। बहनों भाइयों, धान की खेती का समय आ गया है, तो धान की खेती हम किस पद्धति के द्वारा करें जिससे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इसकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं श्री पद्धति से धान की खेती। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र औरैया के विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर अनंत कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि ये SRI पद्धति, जिसे हम लोग श्री पद्धति के नाम से भी जानते हैं, ये है क्या, इसका अभिप्राय क्या है? सर्वप्रथम ये अंग्रेजी का शब्द है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, SRI, धान की सघनीकरण प्रणाली। किसान भाइयों, आप परंपरागत ढंग से खेती कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में खास करके उत्तर भारत में जो भी किसी गांव में हम चले जाएं तो लगभग 80 से 85% किसान है जिसके पास की 1-2 एकड़ खेत है या उससे कम है। तो जो ज़्यादा एरिया है, वो ज़्यादा जनसंख्या है, वो कम किसानों का है, उस किसानों के लिए यह पद्धति है बहुत ही अच्छी है, क्योंकि इस परंपरागत विधि से इसमें कम से कम 40 से 50% तक इसकी उत्पादन बढ़ जाती है। मतलब जिनके पास खेती कम है उसमें अधिक उत्पादन लेने की ये सबसे अच्छी पद्धति है धान के लिए।
अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि ये पद्धति है तो इसके कुछ घटक भी होंगे, तो वो क्या क्या घटक हो सकते हैं? इसमें सर्वप्रथम परंपरागत विधि में सर्वप्रथम जो किसान गलती करते हैं, नर्सरी प्रबंधन सही से नहीं करते हैं। इस पद्धति में मुख्य रूप से नर्सरी प्रबंधन पर ही जोर दिया जाता है कि कितने दिन की पौध को हमको मेन खेत में लगाना है। इसमें सर्वप्रथम नर्सरी प्रबंधन के लिए जो प्लॉट का साइज है, जो नर्सरी डालते हैं, जनरली किसान करते क्या है कि खेत में पानी भर करके क्यारी बना करके नर्सरी डाल देते हैं। इस पद्धति में सर्वप्रथम नर्सरी के लिए 20 फीट गुना 3 फीट का 4 बेड बना देते हैं 1 एकड़ के लिए, जिसको कि हर बेड के बीच में 1 फीट का नाली हो, जिससे कि सिंचाई का पानी उसमें पर्याप्त रूप से पौध को मिलता रहे। जी। बेड को तैयार करने के बाद बीज बुआई से बेड को तैयार करना बहुत जरूरी है। इसके लिए सर्वप्रथम जो आकार बताए हम 20 गुना 3 फीट का, उस पे सर्वप्रथम वर्मी कंपोस्ट या FYM का 1 इंच का परत डाल देते हैं। ये बेड के ऊपर डाल देते हैं जिससे कि हम पौध को सही से उखाड़ सकें, क्योंकि SRI पद्धति में 8 से 14 दिन की पौध को हम लगाते हैं। लेकिन किसान भाई, हम ऐसा नहीं कह दिए केवल 8 से 14 दिन का पौध ही सर्वमान्य है, नहीं। आपके खेत के अनुसार यदि उसमें 16-17 दिन का भी पौध लगाना पड़े तो लगाएं, लेकिन आपको समझ में बात आनी चाहिए कि जितने कम दिन का हम पौध लगाएंगे उतनी हमारी पैदावार बढ़ेगी। जी डॉक्टर साहब, हमने बेड तैयार कर लिया, फिर अब उसमें कैसे बेड को तैयार करने के बाद जैसे उस पे FYM की परत डाल दिए, अब बीज कितनी मात्रा चाहिए? जनरली 1 एकड़ में 10 से 12 किलो किसान भाई बीज डालते हैं, और यदि हाइब्रिड है तो 6 किलो। इसमें मात्र 2 किलो धान का बीज लगेगा। मतलब श्री पद्धति के द्वारा करें तो केवल 2 किलो धान का बीज लगेगा। इसके लिए बीज को नर्सरी में डालने से पूर्व जो है बीज का प्रोसेसिंग कराना बहुत जरूरी है। इसके लिए अच्छे किस्म का जो भी किसान बीज अपने खेत में लगाना चाहता हो, वो बीज का सही बीज का चुनाव कर लें। उसके बाद उसको 12 घंटे तक पानी में डुबो दें। 12 घंटे के बाद उसे पानी से निकाल कर बैविस्टिन पाउडर 1 ग्राम और स्टेप्टोसाइक्लिन 3 ग्राम या ट्राइकोडर्मा विरिडी 3 ग्राम प्रति किलो की दर से मिला करके आप उसे जूट वाला बोरा में भर के रख दें, और 12 घंटा पानी में और 12 घंटा पानी के बाहर, कुल मिलाकर 24 घंटे में आपका बीज प्रोसेस हो गया। अब ये जो जिसमें नर्सरी डालना हो उस प्लॉट के लिए तैयार है। अब पूरे जो 2 किलो बीज है उसे 4 बेड हम तैयार किए हैं, उसको आधा किलो बीज उसको डिवाइड कर दें, और उस पर जिसे नीचे वर्मी कंपोस्ट की परत बताए थे, उसके बाद बीज की परत लगा दें। फिर जो है आप उसको 1 इंच का फिर जो है वर्मी कंपोस्ट या उसके ऊपर बीज के ऊपर फिर वर्मी कंपोस्ट लगानी, कंपोस्ट का परत दे दें। उसके बाद तब पर भी कुछ ज्यादा तापमान के कारण या कुछ चिड़िया उड़िया के कारण बीज का नुकसान न हो, इसके लिए पुआल से जो धान के पुआल से उसको ढक देते हैं, जिससे कि हमारा जमा भी अच्छा होता है और हमारा बीज जो चिड़िया उड़िया खाने से नुकसान हो जाती है वो भी नहीं हो पाता है जी। और इसमें हजारे की सहायता से हल्का सिंचाई करते रहते हैं। जब बीज अंकुरण हो जाए तो उसके बाद थोड़ा सा उसको जो भी परत है उसको पुआल को हटा देते हैं, और फिर जो है सिंचाई बराबर व्यवस्था रखते रहते हैं जी। डॉक्टर साहब, तो हमारे किसान भाई कैसे जाने कि अब हमारी पौध रोपाई के लिए तैयार हो गई है? इसमें 2 चीजें हैं। एक तो 8 से 14 दिन की पौध या 3 से 4 पत्ती हो जाए, तो इसके लिए ये जो नर्सरी प्रबंधन, क्योंकि जनरली किसान 25 से लेकर के 35-40 दिन तक का पौध लगाते हैं, तो पौध ज्यादातर उखड़ जाता है। लेकिन जो हम नर्सरी बेड की प्रिपरेशन बताए, इस विधि से करेंगे तो निश्चित रूप से 14-15 दिन या 12 से 14 दिन तक का पौध किसान आराम से लगा सकते हैं जी। मतलब इस पद्धति के द्वारा हमें कम दिन की पौध लगानी जी। डॉक्टर साहब, हमने नर्सरी की जैसे आपने बताया तैयार कर ली और हमारी पौध तैयार हो गई है। अब बात आती है हमारे मुख्य खेत की तैयारी, जिसमें हमें पौध लगानी है। तो मुख्य खेत की तैयारी हम किस तरह से करें? किसान भाइयों, जब आपका पौध 8 से 14 दिन का हो जाए तो उससे पहले आप अपने खेत की तैयारी कर लें। मुख्य खेत की तैयारी करने के लिए परंपरागत विधि से जो तैयारी करते हैं उसी तरह करना है। जो भी अनुशंसित मात्रा रासायनिक खादों का या कंपोस्ट का यूज करते हैं उसको कर लें, लेकिन खेत में नाम मात्र का पानी हो, क्योंकि इसमें ज्यादा गहराई पे हमें पौध को नहीं लगाना। कहते तो हैं डॉक्टर साहब धान को बहुत ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नहीं, इस पद्धति में पानी की कम मात्रा होती है। केवल खेत जो है गीला हो
नमी हो। ऐसा ना हो कि परंपरागत ढंग से जो पानी हम लोग भरे रखते हैं उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। जिस खेत में मेन खेत में लगाने जा रहे हैं हम, उसमें एक मार्कर आता है, मार्कर से हम 25 गुना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर उस पौध को हम रोपाई करना है। तो पहले मार्कर से चिन्ह बना लें और एक एक पौध को हर जहाँ भी कटा हुआ है वो चिन्ह है वहाँ पर 25 गुना 25 सेंटीमीटर की दूरी पर हम पौध की रोपाई कर दें। भले 2 दिन के बाद उसमें खेत में हम पानी डाल दें, लेकिन जिस समय खेत में रोपाई कर रहे हो उस समय जो है हमारा खेत में कम से कम पानी हो, और जिससे कि नहीं तो हमारा चिन्ह ही नहीं पता चलेगा कि हम कितनी गहराई में रोपाई है कि खेत में नमी होनी चाहिए, नमी होनी चाहिए, बस पानी भरा रहने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि एक तो हमारा पौधा छोटा है, यदि हम पानी भरा रहेंगे पौधा डूब जाएगा और हमारा चिन्ह पता नहीं चल पाएगा कि हम कितनी दूरी पर हम उसको लगा रहे हैं। जी अच्छा, फिर इसके बाद डॉक्टर साहब फिर हमें क्या करना है? हमने रोपाई कर दी, अब रोपाई के बाद क्या कार्य करना है? रोपाई के बाद 10 दिन 15 दिन के बाद पहला और 25 से 30 दिन के बाद दूसरा कोनो वीडर एक मशीन आती है, इससे कोनो वीडर चलाते हैं, जिससे कि कोनो वीडर चलाने से 2-3 फायदे हैं। एक तो उसमें वायु का संचार हो जाता है जड़ में, दूसरा है कि खरपतवार का नियंत्रण हो जाता है, और पौध की रोपाई करते समय जो हम बता रहे हैं कि पानी कम देना चाहिए, उसमें जड़ जो है ज़्यादा अंदर ना दें, क्योंकि जड़ और तना के बीच में गांठ होती है। गांठ से ही जो है वो टिलस निकलते हैं, जिसे कि यहाँ छुआ भी कहते हैं, टिलस निकलते हैं, कले निकलते हैं। जब ये गांठ ज़्यादा नीचे चली जाएगी तो वो उसमें से छुआ ज़्यादा नहीं निकलेगा। इसीलिए रोपाई करते समय ध्यान रखें कि मजदूर को बताएं कि जो भी रोपाई कर रहे हैं उसे जड़ को ज़्यादा नीचे ना करें, और कोनो वीडर से हल्की गुड़ाई हो जाती है, जिससे कि उसमें टिलरिंग की भी बहुत ज़्यादा संख्या हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई श्री पद्धति से धान की खेती करना चाहते हैं, उन्हें और कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है? किसान भाइयों, जो परंपरागत ढंग से आप धान की खेती कर रहे हैं उसमें मात्र 3-4 बातों का ध्यान रख लें। सर्वप्रथम कि आप कम से कम दिन की नर्सरी, यानी आप परंपरागत विधि से 25 से लेकर के 35 दिन 40 दिन तक की पौध लगाते हैं। आप ये बात आप खुद समझदार हैं, आप महसूस भी करते हैं कि जितनी ज़्यादा दिन की हमारी पौध होती चली जाती है उसमें उतना ज़्यादा छुआ कम निकलता है, यानी टिलर्स कम निकलते हैं, कल्ले कम निकलते हैं, और जितना कल्ले निकलते हैं उसमें सभी में बाली भी नहीं निकलती है। लेकिन यदि आप कम दिन की पौध लगाएंगे, रोपाई करेंगे, तो वो आपका ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स निकलेगा। उसके बाद दूसरी बात आती है कि हमें कितनी गहराई में लगानी है। किसान भाइयों, जिस ढंग से आप खेती कर रहे हैं उस ढंग से मैं केवल थोड़ा सा चेंज कर दें कि आप जिस समय खेत की रोपाई कर रहे हो उसमें खेत में पानी कम से कम, नमी तो हो लेकिन पानी कम से कम हो, जिससे कि मजदूर को पता चले कि कितनी गहराई में हम जो है पौध को रोपाई कर रहे हैं। ज्यादा गहराई में डालने से पौध को उसमें टिलर्स की कम निकलती है। उसके बाद एक प्रॉपर डिस्टेंस में लगाएं। हम लोग इतना ज्यादा घना लगा देते हैं जिससे कि उसमें जो टिलर्स निकलते हैं उसमें सभी में बाली नहीं निकलती है। लेकिन यदि 25 गुना 25 यानी 10 गुना 10 इंच पर यदि हम पौध को लगाते हैं तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा टिलर्स निकलेगा, और जितने टिलर्स निकलेंगे लगभग 90% में उसमें बाली निकलेगी, और एक तरह की बाली निकलेगी, जिससे कि हमारी पैदावार बहुत अच्छी हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण बात बताई धान की खेती के बारे में, इस विषय पर आपने जो जानकारी दी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि SRI पद्धति अथवा श्री पद्धति से हम खेती धान की खेती किस तरह से करें, डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।